एक समय की बात है। जनकपुर नाम के एक गांव में बालदेव सिंह नाम के एक धनवान जमींदार रहते थे। वो कई सारे जमीन और जंगलों के मालिक थे। उनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, इसलिए उन्हें वहाँ के सारे किसान अपना प्रमुख मानते थे। बालदेव सिंह एक घमंडी और छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वहाँ के किसानों और गरीबों के लिए बहुत कम सामान रखता था, जो उस पर निर्भर थे। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उन्हें अपने धनवान होने पर बहुत गर्व था। वो किसानों को और गरीबों को गंदा समझते, जिनसे गोबर की बू आती है। वो अपनी हवेली में किसी को ठहरने ना देते, किसी को अपने पास भटकने नहीं देते। वहाँ के गरीब और किसान खुद को सौभाग्यशाली मानते थे अगर बालदेव सिंह की एक झलक भी उनको मिल जाए, या अगर किसी को कुछ सामान पहुँचाने के लिए उनकी हवेली में अन्न भंडार में जाने का मौका मिले। एक रात की बात है। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद 3 किसान आग के चारों ओर बैठकर अपनी दिन भर की कामकाज की बातें कर रहे थे। उसमें से एक किसान बहुत गर्व से कहता है, आज जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मैंने बलदेव जी को रास्ते से गुजरते हुए देखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैं हवेली गया था धान्य भंडार में आलू और प्याज की 2 बोरी पहुंचाने, और मैंने क्या देखा, बलदेव जी हवेली के दहलीज पर खड़े हैं। और तीसरा किसान जो शराब पिए जा रहा था, इन दोनों की निरंतर बातें सुन रहा था। इस बीच में वो हंस पड़ा और बोला, तो क्या इसमें ऐसी कौन सी महान बात है? अगर वो रास्ते से गुजर रहे हैं तो उन्हें कोई भी देख सकता है। अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ बैठ के भोजन भी कर सकता हूँ। घनश्याम और हरिराम उसकी ये बातें सुनकर उस पर जोर जोर से हंसने लगे और सोचने लगे, ये तो पागल हो गया है, नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। अरे ओ मगन, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। उनके नौकर और सुरक्षा कर्मी तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। और फिर घनश्याम और हरिराम उसको झूठा कहने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगन ताबड़तोड़ उठा और कहने लगा, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अपनी कही बात को साबित कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तो लगी शर्त। मगन, तुम जो दावा कर रहे हो, अगर वो तुमने साबित कर दिया तो हम तुम्हें 4 बोरी गेहूं और 4 बैल देंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अरे मगन, जरा रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? अब हमारी भी एक बात सुन लो। अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें हमारे लिए पूरे साल काम करना होगा, वो भी मुफ्त में। ठीक है, कल मेरा उपहार तैयार रखो। मैं बलदेव जी के साथ भोजन करने जा रहा हूँ। अगले ही दिन मगन बालदेव सिंह जी के हवेली पहुँच जाता है। सुरक्षा कर्मी उसे दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और धमकाते हैं कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। जरा रुक जाइए, मैं आपके मालिक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर देना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे उनसे खुद ही मिलना है। नहीं, हम तुमको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। जो भी बात है तुम हमें बता दो, हम मालिक तक पहुंचा देंगे। माफ कीजिए, पर मुझे जो भी कहना है वो मैं आपके मालिक से ही कहूँगा। कुछ देर बाद उनमें से एक सुरक्षा कर्मी अंदर जाकर सारी बातें अपने मालिक को बताता है। बालदेव सिंह अपने भोजन की मेज पर बैठे होते हैं और भोजन शुरू ही करने वाले होते हैं कि सुरक्षा कर्मी की बातें सुनकर उनके मन में जिज्ञासा जाग जाती है। उन्हें लगता है कि जरूर वो गरीब किसान कोई ऐसी खबर लाया है जिसे सुनकर मैं और भी धनवान बन जाऊंगा। और वो सुरक्षा कर्मी से कहते हैं कि मगन को अंदर आने दे। मगन अंदर प्रवेश करता है और बालदेव सिंह उसकी ओर देखते हैं। वो बहुत ही मतमैला दिखाई पड़ता है। चलो बताओ, ऐसी क्या महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? मालिक, मुझे माफ करना, लेकिन वो मैं सिर्फ आपके कान में ही बता सकता हूँ। उसके लिए हमें अकेले में बात करनी होगी।
ये सुनकर बालदेव सिंह की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वो सभी नौकरों को बाहर जाने के लिए कहता है और बाहर से दरवाजा बंद करने का आदेश देते हैं। जब कमरे में दूसरा कोई भी नहीं होता तब मगन बालदेव सिंह से पूछता है, मालिक एक बात बताइए, एक घोड़े के सिर इतने बड़े सोने के पत्थर की कीमत क्या होगी? ये सुनकर बालदेव सिंह और भी अधीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर इस गरीब किसान के हाथ कोई छुपा हुआ खजाना हाथ लगा है और वो इस बारे में किसी और को नहीं बताना चाहता हो और मेरे पास किसी सुरक्षा के उद्देश्य से आया हो, नहीं तो ये गरीब आदमी मेरे पास क्यों आता? तभी मगन उनसे कहता है, मालिक अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। मेरी पत्नी भोजन के लिए घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर बालदेव सिंह बड़े ही आदर के साथ मगन को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और अपने साथ 5 पकवान का भोजन खिलाते हैं, साथ में महंगी शराब भी पिलाते हैं। भोजन हो जाने के बाद बालदेव सिंह मगन को घर जाकर वो सोने का पत्थर लाने के लिए कहते हैं और उसके बदले उसे एक घोड़ा देने का वादा करते हैं। आप कौन से सोने की बात कर रहे हैं? अरे अभी अभी जो भोजन के पूर्व तुमने बताया था। मालिक ऐसा कोई सोने का पत्थर मेरे पास नहीं है। मैं ऐसे ही इस बारे में घर पे अपने मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। बालदेव सिंह मगन के ऊपर क्रोध के साथ गरज पड़ते हैं मूर्ख आदमी, चल दफा हो जाओ मेरे घर से। और इस तरह मगन एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पे लिए हवेली से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से शर्त जीत चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ये कहानी है अमृतपुर नाम के एक छोटे से शहर की, जहाँ श्रीवास्तव नाम का एक परिवार रहता है। और ये है रवि, जिसका इस शहर में वाटर प्यूरिफायर का प्लांट होता है। और शहर में कई जगह रवि अपने पानी की कैन सप्लाई करता है। रवि के पिता दयाराम जी एक समाज सेवक होते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद किया करते हैं। एक अच्छे समाज सेवक होने के कारण उनकी शहर में लोग बहुत इज्जत करते हैं। रवि को भी इस बात से बहुत खुशी मिलती थी और रवि भी अपने पिता की तरह ही ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो अपने काम में कभी भी कोई लापरवाही या हेराफेरी नहीं करता था। रवि समय समय पर अपने प्लांट की सर्विसिंग करता, जिससे हमेशा पानी की शुद्धता बनी रहती थी। और इसी कारण शहर में काफी लोग रवि से ही पानी की कैन खरीदते थे। दयाराम जी को रवि पर बहुत अभिमान था, क्योंकि वो मानते थे कि जल ही जीवन है और उनका बेटा लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाता था। लेकिन उन्हें अब रवि की शादी की चिंता होने लगती है और रवि की भी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन रवि के पिता रवि से कहते हैं, बेटा रवि, मेरे मन में कुछ दिनों से एक बात चल रही है। जी पिताजी, कहिए, कुछ परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, कुछ परेशानी नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम अब शादी कर लो। तुम्हारी माँ के देहांत के बाद इस घर को संभालना मुझे बहुत मुश्किल हो गया है। अब मेरी भी उम्र हो रही है, बहू आ जाए तो इस घर में फिर से रौनक वापस आ जाएगी। जी पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा,
मेरे नज़र में एक लड़की है, मेरे खास दोस्त दिग्विजय की सबसे बड़ी बेटी पूनम। शायद तुम भी उसे जानते हो। पिताजी, आप जिस किसी लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। रवि की ये बात सुनकर दयाराम जी बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी ही रवि की शादी पूनम से करा देते हैं। पूनम के आ जाने से घर में फिर से खुशी का माहौल लौट आता है। पूनम पूरे मन लगाकर अपने ससुर जी की सेवा करती है। रवि ये सब देखकर बहुत खुश रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अचानक रवि के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं और रवि के घर वालों को इस बात की जानकारी दी जाती है। तब डॉक्टर दयाराम और पूनम से कहते हैं, दयाराम जी, अभी आपका बेटा खतरे से बाहर है, डरने की कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगा ना? जी दयाराम जी, मुझे उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। दरअसल बात ये है कि रवि के हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिस वजह से रवि आने वाले 1 साल तक कुछ काम नहीं कर पाएगा। उसे अब सिर्फ आराम की ज़रूरत है। 2 दिन बाद आप रवि को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर दयाराम जी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अपने सासू जी को ऐसी हालात में देखकर पूनम कहती है, पिताजी, आप अपना मन दुखी मत कीजिए। हम दोनों मिलकर रवि की सेवा करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहू की ये बात सुनकर दयाराम जी की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और अब रवि भी घर वापस आ जाता है और घर आते ही रवि अपने पिताजी और पत्नी से कहता है, पिताजी, पूनम, मुझे माफ़ करना। मेरी वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं पूनम, एक मैं ही इस घर में कमाई करने वाला हूँ और आज मेरी इस हालत की वजह से इस घर को चलाना कैसे संभव है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप चाहे तो मैं कुछ दिनों तक आपका कारोबार संभाल सकती हूँ, अगर पिताजी और आपकी मंजूरी हो तो। बेटी, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे पास तो शब्द ही नहीं रहे। मेरा तो भाग्य खुल गया जो मुझे ऐसी बहू मिली। बेटा रवि, पूनम ठीक कह रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और कुछ दिनों के लिए कारोबार की सारी जिम्मेदारी पूनम को सौंप दो। जी पिताजी, आप दोनों को जैसा ठीक लगे। ऐसा कहकर रवि पूनम को अपने वाटर प्लांट की पूरी जानकारी देता है और अगले ही दिन से पूनम प्लांट संभालना शुरू कर देती है। प्लांट में रवि का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम महेश होता है। महेश कई सालों से रवि के प्लांट में काम करता है, जिस वजह से उसे प्लांट की सारी जानकारी रहती है। महेश पूनम की प्लांट संभालने में काफी मदद करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्लांट के सर्विसिंग की बारी आती है। तभी पूनम महेश से कहती है, महेश, कल हमारे प्लांट में सर्विसिंग कंपनी से कुछ लोग आने वाले हैं, तो जो कुछ भी खर्चा लगेगा मुझे बता देना। जी मैडम। मैडम, आप कहे तो मैं एक बात बोलूं? हाँ महेश, कहो, क्या बात है? मैडम, रवि साहब ने पिछले महीने ही प्लांट की सर्विसिंग कराई थी। अगर आप इस महीने सर्विसिंग नहीं भी कराते हैं तो चल जाएगा। लेकिन महेश, रवि ने तो कहा था हर महीने प्लांट की सर्विसिंग करना जरूरी है। मैडम, कोई ज़रूरी नहीं है हर महीने सर्विसिंग कराई जाए। आप चाहे तो 3 महीने में एक बार भी सर्विसिंग करा सकते हैं। आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। आप हर महीने कम से कम 50,000 रुपये बचा सकती हैं। लेकिन महेश, ऐसा करने से पानी की शुद्धता कम हो जाएगी। अरे मैडम, इतना शुद्ध पानी पिलाकर भी रवि साहब ने कौन से बहुत पैसे कमा लिए हैं। मैंने उन्हें भी कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि मेरी बात को मानते ही नहीं।
लेकिन आप मुझे उनसे ज़्यादा समझदार लगते हो। महेश की ये सब बात सुनकर पूनम के मन में लालच आ जाता है और वो महेश से कहती है, लेकिन महेश, रवि को ये बात पता चल गई तो वो मेरी इस बात पे बहुत नाराज हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम, रवि साहब को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैडम ध्यान रहे, इन सब से मुझे भी मुनाफा होना चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो महेश, तुम्हारा भी काफी मुनाफा होगा। बस ध्यान रहे, रवि को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए। जी मैडम, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर महेश अगले दिन सर्विसिंग करने आने वाले लोगों को आने से मना कर देता है और प्लांट से अभी भी लोगों तक पानी की कैन पहुंचाना जारी रहता है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहता है। पूनम सर्विसिंग के बचे पैसे में से कुछ पैसे महेश को दिया करती और जब भी रवि पूनम को प्लांट के बारे में पूछता तब पूनम रवि को हमेशा झूठ कहती कि प्लांट में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे ही पूनम और महेश का लालच दिन ब दिन बढ़ते जाता है और अब पूनम प्लांट की सर्विसिंग और भी देर से करना शुरू कर देती है और लोगों तक पानी की कैन पहुंचाना जारी रखती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शहर के एक बैंक के सभी कर्मचारी अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा होते ही सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और सभी का टेस्ट किया जाता है। तभी डॉक्टर बैंक मैनेजर को बताते हैं कि उन्हें ये बीमारी खराब पानी के वजह से हुई है। तब मैनेजर को ये समझ में आ जाता है कि बैंक में आए पानी की कैन की वजह से कर्मचारी बीमार पड़े हैं। मैनेजर तुरंत ही पुलिस में रवि के प्लांट की शिकायत दर्ज करते हैं और पुलिस प्लांट पर छापा मारती है और पूनम को गिरफ्तार करती है। और ये सब घटना का पता चलते ही रवि अपने पिताजी के साथ थाने पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर रवि से कहते हैं, रवि साहब, ये क्या कर दिया आपकी पत्नी ने? आपके सालों की कमाई हुई इज्जत को एक ही दिन में मिट्टी में मिला दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं तो अब किसी से माफ़ी भी नहीं मांग सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरी पत्नी को जमानत पे छोड़ दे। रवि साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप कहते हैं तो मैं पूनम जी को जमानत पर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर पूनम को रिहा कर देते हैं और पूनम से कहते हैं, पूनम जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दयाराम जी और रवि साहब को कई सालों से जानता हूँ। उन दोनों ने अपना सारा जीवन ईमानदारी और स्वाभिमान से जिया है और आज सभी लोग इसी वजह से उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और आप तो उस परिवार की बहू है। लोग जितना सम्मान इन्हें देते हैं उतना ही सम्मान आपको भी दिया जाता है। लेकिन हमारा छोटा सा लालच हमें लोगों की नज़रों में गिरा देता है। सही रास्ते पर चलना मुश्किल है, परंतु जीवन भर सही रास्ते पर चलना उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल होता है। पूनम जी, गलतियां हर इंसान से होती है, परंतु जो इंसान अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ता है वही सच्चा इंसान होता है। इंस्पेक्टर की ये बातें सुनकर पूनम को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सभी से कहती है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं सभी से माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटी, गलती हर इंसान से होती है। हाँ पूनम, मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। ऐसा कहकर रवि अपने परिवार के साथ वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन से अपने प्लांट पर वापस काम शुरू कर देता है। पूनम भी रवि का साथ देने लगती है। महेश भी रवि से माफी मांगता है और रवि भी उसे माफ कर देता है और इस तरह धीरे धीरे रवि फिर से अपने प्लांट को शुद्ध पानी की तरह एक नई पहचान देता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों,
अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।